Hi guys, welcome back to my YouTube channel Anthropology 360 Degrees, which is a complete lecture series on anthropology. So it's been a long time I have posted any video. So I think without wasting any time, we should immediately jump to the next topic. That is, there are some concepts which are related to evolution. Okay. तो आज हम वही कंसेप्ट्स के रिलेटेड हमने जो मेन मेन थ्योरीज थी वो सब देख ली थी। अब हम जो देखेंगे वो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। वील लुक इनटू दैट। सो जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, दैट इज हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। सो ये हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल कहता क्या है? सबसे पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। अगर कोई अलील है, कोई जीन है, सपोज कर लो, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं हो रही है, यानी कि उसमें कोई भी ट्रेट्स चेंज नहीं हुए, कोई भी म्यूटेशन नहीं हुई है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम आ गया। चेंज नहीं आया, इट मीन्स इक्विलिब्रियम आया, राइट। आप जब छोटी क्लासेस में थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, आपको पता है कि जब भी किसी रिएक्शन में चेंज नहीं आती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, उसे हम बोलते हैं कि द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो वैसे ही अगर अलील है, कोई जीन है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर नहीं चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम आ गया है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द जीन्स एंड हेंस आपको भी पता है अगर किसी भी जीन की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है, किसी भी अलील में कोई भी चेंजेस नहीं आ रही हैं, तो जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस नहीं आएंगी, इसका मतलब एवोल्यूशन नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजिली आई टॉट यू। तो इसके लिए 5 कंडीशंस रिक्वायर्ड है। क्या क्या है वो 5 कंडीशंस? विल क्विकली गो थ्रू दैट। फर्स्टली, रैंडम मेटिंग, यानी कि जो रैंडम मेटिंग होनी चाहिए और इक्वली फर्टाइल इंडिविजुअल्स होनी चाहिए। कोई भी इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इफ देर इज एनी सॉर्ट ऑफ इनब्रीडिंग तो जनरली इनफर्टाइल, sorry, if there is any sort of inbreeding or hybridization, it will lead to evolution or change of allele. तो इन्होंने बोला कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए और इक्वली फर्टाइल इंडिविजुअल्स होने चाहिए, राइट। पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, राइट। नो इमिग्रेशन, ना बाहर से कोई अंदर आना चाहिए, ना अंदर से कोई बाहर आना चाहिए। जैसी पॉपुलेशन है वैसे ही स्टेबिलिटी होनी चाहिए। म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? म्यूटेशन अगर नहीं होगी, चेंज फ्रीक्वेंसी में अलील की नहीं होगा, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम नहीं होगा और पॉपुलेशन इवॉल्व करेगी। ओके, क्लियर है? और कोई भी नेचुरल सिलेक्शन उस पर एक्ट नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ हाई चांस ऑफ एवोल्यूशन इन द स्पीशी। सिग्निफिकेंस क्या है? जेनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इट हेल्प्स अस टू नो द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन और फाइंड डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस। बताता है कि यूनिलीनियर है या किस डायरेक्शन में एवोल्यूशन हो रही है। टेल्स अस अबाउट दैट। सो लेट अस क्विकली जंप टू माइक्रो एवोल्यूशन and macroevolution. As the name itself suggests, micro means on a small level, on a small level, and macro means the changes or the evolutionary changes are on large scale. Clear? Let us quickly get into the definition. Small scale evolutionary changes within a population or species. देखो पॉपुलेशन जो, अगर हम जैसे ऑर्डर में आता है, ऑर्डर, क्लास वगैरह, स्पीशी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक स्मॉल ग्रुप है, जो स्पीशी है दैट इज अ मोर बिगर ग्रुप। ओके, तो स्मॉल स्केल एवोल्यूशनरी चेंज जो भी पॉपुलेशन के लेवल पे आती है उसे हम बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है। वही लार्ज स्केल एवोल्यूशनरी चेंज रिजल्टिंग इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी और हायर टैक्सा, ठीक है। जो भी लार्ज स्केल एवोल्यूशनरी चेंज होगी किसी भी स्पीशी के अंदर, उसे हम बोलेंगे मैक्रो एवोल्यूशन। इट्स वेरी सिंपल, द डेफिनेशन इज सिंपल बिकॉज इट वी कैन क्लियरली मेक इट आउट फ्रॉम द वर्ड। लेवल ऑफ चेंज, ये चेंज हो किस लेवल पे रही है? मैंने आपको पहले भी बोला पॉपुलेशन के लेवल पे, और यहाँ वाली स्पीशी के लेवल पे। ओके, टाइम
क्या लगता है जनरली टाइम स्केल क्या है? जनरली शॉर्ट, अ फ्यू जनरेशंस। और मैक्रो एवोल्यूशन में क्या, लॉन्ग एंड टेक्स अबाउट थाउजेंड्स ऑफ years and millions of years. ओके, मेन प्रोसेस क्या है मैक्रो एवोल्यूशन माइक्रो एवोल्यूशन के अंदर? जनरली म्यूटेशन। म्यूटेशन ना जनरली क्विक होता है। जीन फ्लो हम सारा पढ़ेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये आपने सब चीजें पढ़ी हुई हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सब जो होती हैं ये स्मॉल स्केल चेंजेस होते हैं और क्विकली होती हैं, इसलिए ये जनरली माइक्रो एवोल्यूशन को डिफाइन करती हैं। और मैक्रो में क्या होगा? स्पीशिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन, ये सब हम पढ़ेंगे आगे जाके। जेनेटिक चेंज, ठीक है, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज एंड चेंजेस आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि जो माइक्रो एवोल्यूशन में जो चेंजेस आएंगी वो क्रोमोसोमल लेवल पे आएंगी या अलील के लेवल पे आएंगी। बट जो भी चेंजेस आएंगी हमारी मैक्रो एवोल्यूशन में, दैट यू कैन सी, आपको मॉर्फोलॉजिकली देखा जाएगा, यानी कि वो सरफेस पे दिखेगा। ओके, रिजल्ट क्या आएगा इसका? रिजल्ट, इट रिजल्ट्स इन वेरिएशन विद इन द स्पीशी। ओके, इट रिजल्ट्स, मैक्रो में क्या आएगा? न्यू स्पीशी की फॉर्मेशन होती है। जब हम अडेप्टिव रेडिएशन पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि एक कॉमन इंसेस्टर से डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी की एवोल्यूशन होती है, तो स्पीशीज न्यू बन रही हैं, दैट इज ड्यू टू मैक्रो एवोल्यूशन का फॉर्म आ गया है। ओके, बाकी ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये देख लेना कि एविडेंस क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, सिग्निफिकेंस क्या, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, रेस फॉर्मेशन, यानी कि रेस की फॉर्मेशन होती है इससे। ओके, इससे मिनिमम लिमिट क्या है स्पीशी की फॉर्मेशन। इट्स वेरी इजी। ये मैंने आपको जो मेन था कि मैक्रो माइक्रो होता क्या है, पॉपुलेशन के लेवल पे है, एक स्पीशी के लेवल में है, एक शॉर्ट टाइम लेता है, एक ज्यादा टाइम लेता है। ओके, आई होप ये वाला माइक्रो मैक्रो, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। एग्जाम्पल देख लो एक बार कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो हमने पढ़ा था वो मौत को लेके, वो दैट इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, क्यों इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म? क्योंकि पहले अगर इंग्लैंड में स्मोक वगैरह नहीं थी, ऐसा तो नहीं होगा कि मिलियन ऑफ ईयर्स लगे होंगे स्मोक को आने में, इट टुक few years, so that is why it comes in the form of microevolution. Whereas in macroevolution, evolution of whales from terrestrial and mammals, earlier whales were terrestrial mammals and then they took a form of aquatic form, so that is a form of मैक्रो एवोल्यूशन। यानी कि यू कैन सी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखेंगी, डेवलपमेंट ऑफ फिन्स आ जाएंगे, गिल्स आ जाएंगी। आई होप दिस इज सो। अब हम पढ़ेंगे डोलोज रूल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वाज गिवन बाय बेल्जियन पैलेंटोलॉजिस्ट लुइस डोलो। किसने दिया था? लुई डोलो ने। ओके, इट इज एन एवोल्यूशनरी कंसेप्ट, ये एक एवोल्यूशनरी कंसेप्ट है दैट सजेस्ट that once a complex trait or feature is lost, कि अगर एक बार कोई भी complex trait, कोई भी trait या feature किसी भी organism में खत्म हो जाता है, गुम हो जाता है, it is unlikely to re-evolve in same form. बहुत ही rarest of the rare chance होते हैं कि वो same form में वापस आए। Correct? Evolutionary reversibility of the complex traits is rare. इट मीन्स अगर कोई भी ट्रेट है, ठीक है, सपोज कर लो हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑस्ट्रिच की। ऑस्ट्रिच हम पहले सोचते हैं कि दे वर फ्लाइंग स्पीशी। ओके, विथ टाइम क्या हुआ कि दे हैड विंग्स, विंग्स तो रहे बट उनकी फ्लाइटलेसनेस थी ना, जो फ्लाइट्स का फीचर था, फ्लाइट का जो फीचर था, इट गॉट इरोडेड। ठीक है, दे हैड फेदर्स बट दे आर अनएबल टू फ्लाई नाउ। ओके, ये एक एग्जांपल देखो। सपोज ये ओल्ड फॉर्म है किसी स्पीशी की, ये हम कोर्स फॉलो कर रहे हैं एवोल्यूशन का, सपोज करते हैं। ठीक है, ये कोर्स फॉलो किया। अब अगर सपोज हम वापस ये फॉर्म लानी है, तो शायद जो अब कोर्स फॉलो होगा
वो ऐसा नहीं, मे बी इस टाइप का। ये दिस इज जनरली ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस या कोई भी चेंजेस की वजह से ये होता है कि हर बार जब भी कोई ट्रेड डेवलप होना हो, जरूरी नहीं है कि जैसे पहली चेंज एनवायरमेंटल चेंजेस थी या जो जीन्स पहले थे वैसे ही अभी हो। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Complex traits such as the development of specific anatomical structures or biochemical processes involve multiple genetic and development changes। इनमें बहुत सारी changes evolve होती है, मतलब यूज होती हैं। Once a lineage loses a trait, जब भी कभी एक trait lose होने लगेगा, it would need a series of specific mutation, यानी कि जो यहाँ पे सपोज ए प्रोसेस मुझे यूज हो रहा था इस फॉर्म में आने के लिए, क्या पता यहाँ पे ए तो हो प्लस क्या पता कुछ और चेंजेस आ जाएं, तो ये वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस सेम नहीं होगी। इट इज नॉट पॉसिबल कि हर बार प्रोसेस सेम हो। सो दैट लीड्स टू अ फॉर्म इन विच कि जो भी कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि जैसे पहले कोई स्पीशी का ट्रेट रहा हो वैसा ही ट्रेट वापस आया हो। एग्जाम्पल यहाँ पे वही मैंने जो ऑस्ट्रिच की दी है वही है। कोप्स रूल देखते हैं। कोप्स रूल was given by American paleontologist एडवर्ड ड्रिंकर कोप। जो पहला वाला डोलोज रूल किसने दिया था? लुई डोलो। He was a Belgian paleontologist. Whereas Cope's rule was given by Edward Drinker Cope, who is an American paleontologist. Okay, paleontologist. Ignore the spellings. Okay, इन्होंने क्या what did he put forward? He said that the species tend to evolve towards larger body sizes over time. क्या बोला इन्होंने कि जनरली जो स्पीशीज हैं दैट टेंड टू इवॉल्व टूवर्ड्स लार्जर बॉडी साइजेस। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी देखते हैं। दिस रूल सजेस्ट्स दैट while this is a useful concept but it is not necessary, right? ये नेसेसरी नहीं है कि जो स्पीशीज हैं वो लार्जर साइजेस की तरफ ही जाएं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन हार्ट है, इट वर्क्स 24/7 बट स्टिल इट हैज अ वेरी स्मॉल साइज। ओके, सो उन्होंने बोला देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट ऑल्सो बट जनरली द स्पीशीज टेंड टू इवॉल्व टूवर्ड्स अ लार्जर बॉडी साइज। ये हमें कैसा पता चला? why it is so? Why it is so that it is always towards a larger body size? It is due to competitive advantages, improved predator prey relationship, greater energy के लिए हमें ज्यादा बॉडी लार्ज होगी, ज्यादा एनर्जी होगी, एंड उसी ज्यादा एनर्जी से एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। तो इट इज ड्यू विच इज जनरली बिलीव्ड दैट कि जो लार्जर बॉडी साइजेस होते हैं दे हैव अ लार्जर एनर्जी एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल हमने जब हॉर्सेस के फॉसिल्स को देखा, when we saw the fossils of horses, we saw that the size of horses has gone incremented. It has incremented from small size to a larger size. Got it? Next we'll see Gauss rule. Gauss rule. Gauss rule को हम बोलते हैं competitive exclusion principle. Okay? And it was formulated by Russian ecologists जॉर्जी गॉज। ओके, किसने बोल दिया था ये? जॉर्जी गॉज ने। डोलो किसने दिया था? बेल्जियन ने, बेल्जियन पैलेंटोलॉजिस्ट लुई डोलो। कोप्स रूल अमेरिकन पैलेंटोलॉजिस्ट एडवर्ड ड्रिंकर कोप एंड गॉज रूल वाज गिवन बाय रशियन इकोलॉजिस्ट जॉर्जी गॉस। क्लियर? इन्होंने क्या बोला? सपोज करो एक ट्री है, ओके, और ये ट्री की कोई ब्रांच है, ठीक है, ये ट्री की आगे कोई ब्रांच। अब क्या हुआ? यहाँ पे एक बर्ड है, एक बर्ड की स्पीशी है, सपोज कर लो ये ब्लू से बनाया है, और यहाँ पे दूसरे बर्ड की स्पीशी है, ये मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है। अब कहीं भी किसी भी नीश पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिसोर्स होंगे, सपोज कर लो ये फूड है। अब इनमें से
हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दोनों को इक्वल फूड अवेलेबिलिटी होगी। जो भी इन दोनों में से सरवाइव करेगा या compete करेगा एक दूसरे के साथ, और जो भी जीतेगा उसको ये खाना मिलेगा, राइट? तो यही गॉस रूल कहता है कि इट स्टेट्स दैट टू स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई सेम इकोलॉजिकल नीश, यानी कि वो ब्रांच cannot coexist नहीं कर पाएंगे, because the one will always outcompete the other, जिसमें ज्यादा capability होगी to acquire the more food, it will outcompete the other. explanation देख लेते हैं, सेम जो मैंने आपको explain की वो आप एक बार देख लेना। एग्जाम्पल भी आप देख लें कि when a paramecium aurelia and paramecium caudatum are placed together in a controlled environment with limited sources, P aurelia यानी paramecium aurelia जो है वो आउट compete कर जाता है P caudatum के, यानी कि P aurelia आउट competes P caudatum। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देख लेते हैं पैरेललिज्म का कंसेप्ट क्या है। वेरी इजी। पैरेललिज्म इज एन एवोल्यूशन, ये पैरेललिज्म और कन्वर्जेंस का जो कंसेप्ट है वो हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ओके, विच इज वेरी इजी। पैरेललिज्म इज एन एवोल्यूशनरी फिनोमेना वेयर टू और मोर स्पीशी दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, सपोज करो ये स्पीशी 1 है, स्पीशी 2 ने कॉमन एंसेस्टर को शेयर किया है, independently share common ancestor independently, evolve same trait or characteristic due to selective pressure in their respective environment। ठीक है, दो एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, दो स्पीशीज उससे जनरेट हुई, सिमिलर ट्रेट कब आएंगे? ड्यू टू सिलेक्टिव प्रेशर। सिलेक्टिव प्रेशर यानी कि किसी भी एनवायरनमेंट में कैसा कैसा नेचुरल सिलेक्शन हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा, ना कि कॉमन एंसेस्टर पे, राइट? आई होप इट इज क्लियर। यानी कि सेम एंसेस्टर, दो स्पीशीज निकली, उसमें से अगर कॉमन ट्रेट डेवलप हो रहा है, दैट इज ड्यू टू सिलेक्टिव प्रेशर एंड नॉट कॉमन एंसेस्ट्री, राइट? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक मार्सुपियल, ये देखें, मार्सुपियल फ्लाइंग स्क्विरल है और एक प्लेसेंटल फ्लाइंग स्क्विरल है, ठीक है। मार्सुपियल जनरली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, स्पीशी अलग आ गई, मार्सुपियल की भी स्पीशी अलग आ गई, ठीक है, और प्लेसेंटल की भी स्पीशी अलग आ गई। इन्होंने बोला इनमें कॉमन ट्रेट क्या है? हैव स्किन मेम्ब्रेन, लार्ज आइज एंड अर्बोरियल लाइफस्टाइल। समझ आ गई? यानी कि इनमें सपोज करो स्क्विरल वाज अ कॉमन एंसेस्टर, इनसे दो एंसेस्टरी स्पीशी डेवलप हुई, पहली हुई मार्सुपियल स्क्विरल और दूसरी हुई प्लेसेंटल स्क्विरल। अब इनसे सिमिलर ट्रेट्स डेवलप हुआ कि इनमें स्किन मेम्ब्रेन आई, लार्ज आईज आई एंड आर्बोरियल लाइफस्टाइल आया। ये किसकी वजह से आया? सिलेक्टिव प्रेशर की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से नहीं आया है। आई होप दिस इज क्लियर। कन्वर्जेंस इसका उल्टा कंसेप्ट है। देखिए, उसमें हमने क्या बोला था कि जो एंसेस्टर्स होंगे वो सेम होंगे, बट यहाँ पे एंसेस्टर्स क्या हैं? अलग हैं। स्पीशीज भी क्या होंगी? अलग हैं। बट कॉमन ट्रेट आएगा। कॉमन ट्रेट होता है ड्यू टू सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस या कोई भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस की वजह से सिमिलर ट्रेट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बैट्स और डॉल्फिन है, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज हैं दोनों, पर इनमें एक कॉमन ट्रेट है इको लोकेशन का, यानी कि थ्रू इको दे कैन लोकेट द प्रे, राइट? यानी कि अगर किसी भी दे कैन डिटेक्ट द प्रे थ्रू इको, राइट? तो ये दोनों ने दोनों अलग अलग हैं, बट इन्होंने कॉमन ट्रेट कैसे डेवलप कर लिया? क्योंकि इन्होंने सिमिलर एनवायरमेंटल चैलेंजेस वैसे फेस किए, उसकी वजह से सिमिलर ट्रेट्स डेवलप हुए। सो लेट अस क्विकली जंप टू एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन अगर मैं सिंपली इस डायग्राम से समझाऊं आप लोगों को, so it would be simply a common ancestor, सिंगल ancestral species है, ठीक है,
उस सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज से डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ओरिजिनेट हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज। वाई? क्यों डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी? क्योंकि हर स्पीशी की नीड अलग है, हर स्पीशी की इकोलॉजिक, हर स्पीशी को किसी भी नीश के लिए वो अपने आप को अलग इवॉल्व करेगी, राइट? सपोज डार्विन के हमने फिंचेस देखे थे, वी सॉ डार्विन फिंचेस, एक कॉमन इंसेस्टर था, ठीक है, कॉमन इंसेस्टर था। सपोज ये वाली फिंच जो है, इट ईट्स हार्ड फूड, हार्ड फूड, so a specific kind of beak was developed. If this was insectivorous, so it had a specific kind of beak. If it was a certain kind of finch which usually eats the insects inside the wood, for that it has to peck the wood. So for that a woodpecker finch was there. So different finches from a common ancestor, it adapted different finches according to the ecological niche, according to the need. देख लेते हैं, adaptive radiation is a process, ये सिम्पसन ने दी थी definition. According, you can write like this, according to Simpson, adaptive radiation is a process by which a single ancestral species diversifies into multiple species. यही बताया कि ये हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं, हब एंड स्पोक मॉडल से ये डिस्क्राइब होता है, ओके? Each adapted to exploit different ecological niches, okay? Because of the new ecological opportunities, adaptive radiation occurs when a lineage encounters a new ecological opportunity. इसकी वजह से क्या होता है कि different different species जो है वो originate होते हैं. Example आएगी Darwin finches on Galapagos Island. Clear है? अब adaptive radiation in primates की क्या होगा? ठीक है, adaptive radiation is a phenomena in evolutionary biology where a single ancestral species diversifies into multiple descendant species, each adapted to exploit different ecological niches. हम quickly इस पे आ जाते हैं, the evolution of ecological niches. अर्बोरियल नीश है, अगर सपोज प्राइमेट, कोई भी प्राइमेट है बट उसका रिक्वायरमेंट है क्या है कि वो उसको पेड़ पे रहना है, तो उसके लिए क्या डेवलप करना पड़ेगा उसे? ग्रास्पिंग हैंड्स होने चाहिए और फीट, फॉरवर्ड फेसिंग आईज होनी चाहिए ताकि विजन बड़ा क्लियर रहे, प्रीहेंसाइल टेल होनी चाहिए, यानी कि द टेल शुड बी ऑफ अ सॉर्ट विच wounds around the tree branch, right? नॉक्टर्नल नीशेस है अगर, यानी कि रात, ऐसी कोई स्पीशीज हैं जहाँ पे इट्स यूजुअली नाइट, सो वहां पे क्या होना चाहिए? लार्जर आईज होनी चाहिए ताकि जो विजन है दैट इज वेरी मच क्लियर, और senses like smell and hearing should be at a larger pedestal. Diurnal यानी कि active during the day, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नीड्स आएंगी, लाइक इन्वॉल्व्स कलर विजन अच्छा होना चाहिए. इंसेक्टिवोरस नीश के लिए दे शुड हैव टीथ एंड एजाइल फिंगर्स. फ्यूगिवरस मीन्स which rely on fruits, so they should have a forward facing eye so that they should check the ripeness of the fruits, right? And उनके teeth और claws अच्छे होने चाहिए ताकि they should easily grind or crush the particular fruit. Folivorous means the diet is mainly leaves, right? Frugivorous means diet is fruit. Folivorous means diet is leaves. For that, they should have an extra cellulose. Um, they should have a specialized digestive system which is capable of breaking the cellulose which is found in the leaves, right? एग्जाम्पल्स में देखेंगे न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, ये सब हमने पढ़ना है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, यानी कि जो हम नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम प्राइमेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे. सो इन दैट लेक्चर विल इन डिटेल विल स्टडी अबाउट द primates. So let us complete the last topic, that is mosaic evolution.
Mosaic evolution, what is meant by the word mosaic? Mosaic means a mixture of different elements, right? आपने ना कई बार अगर राजस्थानी आर्ट भी देखा होगा या रंगोली देखी हुई, आप देखोगे छोटे छोटे पीसेस को लेके, ग्लास के पीसेस को लेके वो क्या करते हैं, अटैच करते हैं विद ग्लू। दैट इज कॉल्ड मोजियाक। मोजियाक पेंटिंग्स बोलते हैं। तो मोजियाक मीन्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट? सो देखते हैं हम मोज़ेक एवोल्यूशन क्या है। मोज़ेक एवोल्यूशन और मॉड्यूलर एवोल्यूशन इज अ फंडामेंटल concept in the field of paleontology or evolutionary biology. Very simple. It describes the phenomenon where evolutionary changes occur in specific body part or system within a species without changes in the other part. Suppose ये human body है, ठीक है? Suppose human body में bipedalism पहले आया, देन हुई डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ऐसा नहीं हुआ कि बाइपेडलिज्म और ब्रेन डेवलपमेंट साथ साथ हुए, नो। द एवोल्यूशनरी चेंजेस इन स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स has taken place without simultaneous change in the other part. Like bipedalism has occurred earlier, but the development of brain has occurred. It has led to the evolution of brain structure, but it has occurred after bipedalism has taken place, right? So this is the concept of mosaic evolution. What is it? Evolutionary changes occur in specific body part without simultaneous change in the other part. Change होगा, but उसी time नहीं होगा. There will be a difference in the time, जिसे हम बोलते हैं heterochrony. Heterochrony means time, hetero means different. So the changes will happen in different time, right? तो की कंसेप्ट एस्पेक्ट क्या है मोज़ेक एवोल्यूशन का? इट इज हेट्रोक्रोनी। वन ऑफ द की मैकेनिज्म्स ऑफ मोज़ेक एवोल्यूशन इज हेट्रोक्रोनी, which refers to the changes in the timing of development events. Like मैंने आपको बोला बाइपेडलिज्म एक टाइम पे हुआ, the development of brain has occurred in a different time, so that gives the concept of heterochrony. Then interaction of shape and size. Mosaic evolution involves a complex interplay between size and shape of body parts, right? अगर suppose किसी भी organism में shape में development हुआ है, so there will be no development in the size और vice versa, right? यानी कि अगर किसी भी organism में size का development हुआ है तो शायद shape का development ना हो उसी time पे, right? Ontology and recapitulation. Organisms में exhibit heterochronic features यानी कि different timings पे during their ontogeny यानी development phase, right? तो ये देख लेना, ये easy है। composite traits हैं, यानी कि mosaic evolution में क्या होता है, there is a formation of composite traits where multiple features combine to create a specific adaptation. This is not very important, but what is important is you know the definition. Then you know you can make this diagram, ठीक है? Then you can give the concept of heterochrony and interaction of size and shape, then ontogeny and recapitulation. Okay? Then हम example देखते हैं, जैसे मैंने bipedalism के बारे में बोला था. What are the one of the hallmark feature of hominids is bipedalism, that is the ability to walk on the two legs, right? The evolution of bipedalism has occurred earlier than distinctive hominid features, यानी कि जो बाइपेडलिज्म का occurrence था वो बाकी features यानी कि brain size development में that has occurred. I don't there is no doubt that the different features haven't developed, but out of all, the bipedalism was the first feature to be developed in hominids. Then second is brain size and cognitive abilities. We have known that when we in the early humans, that is the homo sorry in the early humans, in the early hominids, we have seen that the brain size was relatively small. But as the species evolved, like for the Homo erectus and the Homo sapiens, it has led to a larger brain involvement. Due to the larger brain involvement, it has led to the development of languages. Language का development हुआ. Interaction with the environment got higher. Detention pattern
you'll see that with the changes in the hominid species, there was a particular change in the detention pattern. Yani detention pattern means there was a change in the teeth structure. Why there was due to the change in the teeth structure? Why there was a change in the teeth structure? Suppose the early hominids ate raw food. So for raw food, there was a particular teeth structure. In Homo sapiens, they knew how to cook the food. So cooked food will require a more gracile teeth, right? So it has led to that also. Tool use and technology. In tool use and technology, what we have seen that different hominid species has led to the development of different tools. Social behavior देख लेंगे कि due to changes in the group, cooperation, communication generally occurred very gradually. Skeleton anatomy, जिससे there was a change in the lip proportions, वो different species में different time पे आया है. Okay. Dietary adaptation भी मैंने बता दिया. Due to the change in teeth structure, detention pattern, it has led to different. Due to changes in the diet, it has led to the changes in the detention pattern. I hope this mosaic evolution is also clear to all of you. So we have completed with 1.4, I think 1.4 से हमने complete कर दिए. Next हम topic जो है वो देखेंगे. It is mostly related to primates. Yeah. So I think I should end with the today's video. I hope you have got what I have taught you. I have tried to explain each and everything in a very layman language because we know the physical anthropology is a bit technical subject, a subject which requires a lot of scientific um, which has a lot of scientific characteristics to it. So, me being a non-medical student, it was also difficult for me, but I have um tried my level best to explain you, and I hope it is clear to all of you. And if you have any sort of doubts, please write down in the comment section given below. I'll try. I know I'm not consistent with the videos, but I'll make sure that in future, I'll make sure that after every 2 to 3 days, I'll post the video at a particular time. So, please, before going, please like, share, and subscribe to my YouTube channel so that we can all grow and glow together. Have a nice day.